जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा काव्य, और काव्य के अंदर अब तक हमने जो अलंकार हैं वो अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो इस काव्य के अंदर आज हम दूसरा टॉपिक लेते हैं और वो है हमारा छंद। तो छंद के बारे में जानकारी लेंगे। छंद एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसको और ज्यादा आसान बना के यहाँ पे पढ़ेंगे। यूपीएसआई के अंतर्गत ऐसा कोई पेपर नहीं है तमाम शिफ्ट में जो पहले भी एग्जाम हुए हैं कि उसमें रस छंद अलंकार के क्वेश्चन ना पूछे गए। अलंकार के तो 3-3 4-4 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आए ही थे, और वही सारे जो आपने पढ़े हैं पिछले कुछ क्लासों में अलंकार के, वो वहीं से ही आपको अब की बार फिर यूपीएसआई के एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे। और यही चीज हमने पहले भी पढ़ाई थी, वो थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल ऐड करते चले जाते हैं जैसे दूसरे नए बैच आते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, तरीका भी वही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर वहां आपसे किसी भी तरह का प्रश्न वो पूछे, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन अलंकार से संबंधित शाब्दिक अर्थ का हो, परिभाषा का हो, भेद का हो, शब्दालंकार या अर्थालंकार के भेदों से प्रश्न डायरेक्ट आए, उनको आप अच्छी तरीके से करोगे। तो छंद का पहला प्रश्न जो बनता है वो है शाब्दिक अर्थ। तो छंद का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है छंद का आच्छादन। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आच्छादन। आच्छादन को हम ढकना भी बोलते हैं। आच्छादन को क्या कहते हैं हम? ढकना भी कहते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो यहां से शब्द बना वो है परिभाषा। परिभाषा छंद की, जहां 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 किसी वाक्य, पंक्ति, गीत, कविता, गीत कविता, कविता में, गीत कविता, कविता आदि में, गीत कविता आदि में यति, गति, तुक, विराम का विधान हूं। विधान कहते हैं नियम को। विधान हूं तो विधान हो तो वहां गेयता, तो वहां गेयता उत्पन्न हो जाती है। वहां गेयता उत्पन्न हो जाती है। इस गेयता अर्थात गायन, इस गेयता अर्थात गायन को ही छंद कहा जाता है। छंद कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरी जो परिभाषा है इसकी, ये तो पहली परिभाषा है, शॉर्ट परिभाषा छंद की ये है, यति गति तुक विराम। यति गति तुक विराम के नियम से, यति गति तुक विराम के नियम से जो गायन उत्पन्न हो, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम छंद कह रहे हैं। क्लियर? तो हाँ, अलंकार वाला समाप्त हो गया है, उसी में से पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी ऑलरेडी कर चुके हैं हिंदी बाई अरुण यूट्यूब चैनल पर, जो 7:30 बजे जो क्लास होती है सफलता बैच में, हम टॉपिक वाइज वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, तो आप भी वहां से एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। कल जो सुबह मॉर्निंग में मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो छंद ही है, आज मैंने रस कराया है।
रस वाला टॉपिक भी छंद के बाद हम पढ़ेंगे। तो ये दो परिभाषाएं हो गई। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न यहां से बनेगा दोस्तों, वो तीसरा प्रश्न है आपका कि पद्य किसे कहते हैं, अर्थात कविता किसे कहते हैं। तो पद्य अर्थात कविता, जिसको पोएट्री और प्रोम्बिक पोएट्री और पोयम भी कहते हैं, तो वो क्या है। तो यहां पर हम कहेंगे छंदों से युक्त रचना। छंदों से युक्त रचना क्या कहलाती है, पद अर्थात कविता कहलाती है। इसके बाद हम क्या कहेंगे, छंदोबद्ध रचना। छंदोबद्ध रचना का नाम क्या है, पद है अर्थात कविता है छंद में बंधी हुई। छंद से युक्त रचना, ये तो हमने लिख ही दिया है, ठीक है। छंदोबद्ध, छंद सहित रचना। छंद सहित रचना, रचना मतलब कोई भी पंक्ति है, कविता है या कोई भी वाक्य हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, पद्य कहलाता है। इसके बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा कि गद्य और पद्य में डिफरेंस क्या है। इसी को हम क्या कहते हैं, गद्य या गद्यांश भी कहते हैं। तो जो गद्य गद्यांश है, जो गद्य का एक अंश है, तो उसको हम गा नहीं सकते। क्यों नहीं गा सकते, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, छंद से मुक्त रचना, छंद से मुक्त रचना क्या कहलाती है, कहलाती है आपके गद्य। इसके बाद छंदो रहित रचना, छंदो रहित रचना क्या कहलाती है, छंद से मुक्त रचना, छंदो रहित रचना आपकी क्या है, गद्य है, गद्यांश है, जिसको आप प्रोज कहते हैं। तो कई बार ये भी पूछा गया निम्नलिखित में से पद्य से संबंधित है, तो रहित का मतलब होता है बिना। रहित का अर्थ क्या होता है, बिना। मुक्त का मतलब जिसमें छंद ना हो, अर्थात गेयता ना हो। तो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आच्छादन होता है, जो चारों तरफ से किसी चीज को ढक लेता हो, ठीक है, यति गति तुक और विराम के माध्यम से। तो वहां पर गेयता उत्पन्न हो जाती है, गायन उत्पन्न हो जाता है, और उसी गायन को हम कविता पद्य अर्थात हम छंद कह रहे हैं। इसके बाद यहां से जो प्रश्न बनेगा आपका पांचवा, वो बनेगा छंद के प्रणेता, प्रणेता प्रवर्तक, प्रणेता प्रवर्तक, प्रतिपादक, प्रतिपादक या फिर हम कहेंगे जनक। तो छंद के प्रणेता प्रवर्तक प्रतिपादक कौन है, आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल ने इस दुनिया के सामने इस छंद के कॉन्सेप्ट को रखा। आचार्य पिंगल कौन थे, पाणिनि के छोटे भाई। पाणिनि कौन थे, व्याकरण के सबसे बड़े, सबसे पहले व्याकरण शास्त्री, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। पाणिनि के अनुज, अनुज का मतलब क्या है, छोटे भाई। अनु का मतलब पीछे होता है, जय का मतलब जन्म लेना, तो जो अपने पीछे जन्म लिया वो अनुज कहलाया। तो पाणिनि का के अनुज अर्थात पाणिनि के छोटे भाई कौन थे, आचार्य पिंगल। पाणिनि का नाम किस लिए जाना जाता है, अष्टाध्यायी पुस्तक है व्याकरण की, जिसके अंदर 8 अध्याय हैं, अष्टाध्यायी। ये पहले व्याकरण शास्त्री माने जाते हैं, ये व्याकरण की पुस्तक है। तो एक का व्याकरण में रोल रहा और एक में छंद का रोल रहा। अगर आचार्य पिंगल ना होते तो आज हम गा के अपने भाव की अभिव्यक्ति ना कर रहे होते। तो आचार्य पिंगल की वजह से ही हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, ठीक है, वो भी गाकर। इसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुस्तक, पुस्तक ग्रंथ और या फिर काव्य। इन्होंने 2 पुस्तक ग्रंथ काव्य लिखा। एक का नाम था छंद सूत्र और दूसरा है छंद शास्त्र। छंद सूत्र और छंद शास्त्र 2 पुस्तकें लिखी। किसने, आचार्य पिंगल ने। ये आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक 7वां प्रश्न होता है, वो होता है गण सूत्र। क्या होता है, गण सूत्र होता है। और वो जो गण सूत्र लिखा गया वो है, यह माता राजभान
तलगम। इसको गणसूत्र कहा जाता है, जो आचार्य पिंगल ने ही दिया है, जिसके आधार पे हम गणों की पहचान करते हैं। य से यगण, मैं से मगण, तै से तगण, रह से रगण, जय से जगण, भय से बगण, न से नगण, सह से सगण, लय से लघु, गै से गुरु। ये गणसूत्र आचार्य पिंगल की ही देन है। तो इससे हम गण की पहचान करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो 8वां प्रश्न है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आठवां जो प्रश्न है हमारा, तो वो क्या है? छंद, छंद के भेद। छंद के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, प्रयोग हम 3 का करते हैं। इनमें से छंद में एक भेद होता है हमारा वर्णिक छंद। क्या होता है? एक भेद होता है हमारा वर्णिक छंद। दूसरा, पहले मात्रिकी ले लेते हैं। एक होता है मात्रिक छंद। छंद के भेद से भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद में एक होता है हमारा वर्णिक छंद, जिसमें वर्णों के आधार पे हम छंद की पहचान करते हैं। मात्रिक छंद में लघु और गुरु की मात्रा के आधार पे छंद की पहचान करते हैं। और एक होता है स्व छंद, जिसका दूसरा नाम रबड़ छंद या केचुआ छंद भी होता है। इसको रबड़ छंद या केचुआ छंद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रबड़ छंद या केचुआ छंद भी इनको कहा जाता है। ये 8 प्रश्न हो गए आपके बेसिक प्रश्न। तो ये 8 प्रश्न क्या हैं? आपके बेसिक प्रश्न है। अलंकार के प्रवर्तक भामा है, छंद के आचार्य पिंगल है, रस के आचार्य भरत मुनि है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न हैं आपके, वो आप करोगे इस पूरे छंद के टॉपिक की पहचान इस माध्यम से। एक होता है हमारा यति। एक क्या होता है? यति होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यति कहते हैं हम आराम को। यति किसे कहा जाता है? आराम को कहते हैं, विश्राम को कहते हैं। यति हम ठहराव को कहते हैं। किसको कहते हैं? ठहराव को कहते हैं। और ये अल्प विराम का जो चिन्ह होता है, इसके लिए हम यहाँ प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों, एक होता है हमारा यहाँ गति। गति कहते हैं वर्णों के उतार चढ़ाव के। वर्णों का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? गति कहलाता है। इसके बाद में यति, गति। एक होता है हमारा तुक। समान मात्रा व समान वर्ण। समान मात्रा व समान वर्ण की आवर्ती क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। इसके बाद में एक होता है हमारा विराम। क्या होता है? एक विराम होता है। विराम को हम पूर्ण विश्राम बोलते हैं। विराम को क्या बोलते हैं? पूर्ण विश्राम बोलते हैं, आराम बोलते हैं। इसके लिए हम एक खड़ी पाई या 2 पाई चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, जहां हम श्वास को पूरा तोड़ देते हैं। इसके बाद में फिर एक होता है हमारा मात्रा। क्या होता है? मात्रा। उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है, उच्चारण में लगने वाला समय, उसको हम कहते हैं मात्रा। मात्रा होती है 2 प्रकार की। इनमें से एक मात्रा होती है यहाँ पे लघु की मात्रा। किसकी मात्रा? लघु की। लघु की मात्रा का चिन्ह हमारा ये होता है। और एक मात्रा होती है हमारी गुरु। एक मात्रा लघु होती है और एक मात्रा हमारी क्या होती है? गुरु होती है, जिसको हम दीर्घ मात्रा भी कहते हैं। दीर्घ मात्रा भी कहते हैं। तो लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, इसको क्या बोलेंगे? लघु मात्रा। ये जो 1 पाई हम प्रयोग करते हैं। दीर्घ मात्रा में हम एस की आकृति का चिन्ह लगाते हैं।
तो मात्रा उच्चारण में लगने वाला समय होता है मात्रा, और मात्रा होती है दो प्रकार की। मात्रा के प्रकार, तो मात्रा के प्रकार कितने हैं? दो। ठीक है, लघु और गुरु मात्रा, जिससे हम मात्रिक छंद की पहचान करते हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि एक हमारा यति है, इसके बाद गति है, तीसरा हमारा तुक है, चौथा हमारा विराम है, और पांचवा क्या है? हमारा मात्रा है। अब इस मात्राओं को समझो। अगर आपको मात्रिक छंद पहचानना है तो आपको मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो मात्रा क्या है? हमारी दो है। एक मात्रा हमारी लघु है और दूसरी मात्रा हमारी गुरु है। तो ये जो लघु मात्रा होती है हमारी, लघु मात्रा, ये वाली मात्रा हमारी लघु कहलाती है। ये किसकी होती है? ये लघु मात्रा होती है हर्ष स्वर की। इसी हर्ष स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं, इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर, और इसी को हम लघु स्वर भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो मात्रा तो स्वर की होती है, व्यंजनों पे तो वो केवल लगाई जाती है। अब इसमें से प्यारे दोस्तों, ये जो ए है हमारा, छोटा ई है, ये जो छोटा ऊ है, ये री है, इन चारों की जो मात्रा है वो एक, क्योंकि इन्हीं को हम मूल स्वर कहते हैं और इन्हीं को हम एक मात्रिक लघु स्वर और हर्ष स्वर कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम गुरु मात्रा की। किसकी मात्रा की? गुरु मात्रा। और गुरु मात्रा होती है हमारी ये। तो ये जो गुरु मात्रा है, इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको दीर्घ स्वर बोलेंगे। इसको हम संधि स्वर बोलेंगे। इसको हम यहाँ संयुक्त स्वर बोलेंगे, और इसको हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर, अर्थात बड़े स्वर। और इस द्विमात्रिक स्वर, बड़े स्वर में कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसका जो बड़ा रूप है आ, ये भी आ जाएगा, बड़ा ई भी आएगा, बड़ा ओ भी आएगा, बड़ा री भी आएगा, बड़ा री, ये वाला आई भी आएगा, ये वाला आई भी आएगा, ये वाला ओ भी आएगा, ये वाला ओ भी आएगा, ये अनुस्वार भी आएगा, ये विसर्ग भी आएगा। और नोट करके एक चीज इसमें लिखनी है आपको, और वो क्या लिखनी है? यदि आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर आ जाए, नोट करके क्या लिखना है? यदि आधे व्यंजन से पहले, यदि आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर आए तो उसकी भी मात्रा क्या होती है? दो होती है, गुरु मात्रा होती है। दूसरा, आधे व्यंजन की कोई मात्रा, आधे व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे शब्द ले लिया अन, ये वाला। तो ये जो हमने अन लिया दोस्तों, यहाँ पे क्या है? ये आधा व्यंजन है, इसकी मात्रा एक होनी चाहिए थी, है कि? लेकिन आधे व्यंजन से पहले स्वर आ गया तो मात्रा दो हो जाएगी, इसकी मात्रा एक हो गई। ऐसे यहाँ हमने शब्द ले लिया हत्या। तो ये जो हत्या शब्द हैं, इसमें है पे मात्रा एक होनी चाहिए थी, क्योंकि जो है उसमें तो ए है एक मात्रा, लेकिन ये आधा तय है, आधे तय से पहले स्वर ए है तो मात्रा दो हो जाएगी, इसकी भी दो। जैसे हमने यहाँ शब्द ले लिया आत्मा, तो इस आत्मा में पहले ही क्या है? ये यहाँ आ है। तो जब आत्मा में पहले ही आ है तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसकी मात्रा आधे तय से पहले व्यंजन स्वर आ गया, आधे व्यंजन से पहले स्वर आ गया, इसकी मात्रा दो है। वैसे भी यहाँ की दो ही है,
तो एक्स्ट्रा कोई मात्रा आप नहीं दोगे। इसके बाद ये कंडीशन देखो, जैसे यहाँ शब्द आ गया स्वर, यहाँ शब्द आ गया ज्यों, क्लियर, यहाँ शब्द आ गया स्कूल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो इसमें आधा व्यंजन है इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, इसकी मात्रा एक, इसकी एक, यहाँ इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, इसकी मात्रा दो, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, इसकी मात्रा बड़े वाला ऊ है, इसकी मात्रा दो होगी, ठीक है। तो इसकी मात्रा कितनी होगी, इसकी मात्रा यहाँ दो होगी और इसकी मात्रा एक होगी, क्योंकि आधे व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मात्रा हमारी होती है लघु और गुरु, जिसके आधार पे हम मात्रिक छंदों को पहचान करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गई। व्यंजन पे जो है मात्रा लगाई जाती है, मात्रा होती है स्वर की। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया ये कै, तो दोस्तों इस कै में एक मात्रा है, वो है ए की। इसके बाद हमने लिया का, इसके बाद में ये वाला की, पहले छोटे वाला आएगा, ये वाला की, फिर ये वाला की, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर हमने यहाँ क्या प्रयोग किया, ये वाला, फिर ये प्रयोग किया, फिर ये प्रयोग किया, फिर ये प्रयोग किया, फिर हमने यहाँ अनुस्वार प्रयोग किया। क्या ही ले लेते हैं, क्या अनुस्वार प्रयोग किया, और फिर हमने ये प्रयोग किया। तो कुल मिला के बात ये है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जो इसकी मात्रा है ना, वो यहाँ ए है, इसमें स्वर आ है, इसमें स्वर ई है, और इसमें बड़े वाला ई है, इसमें छोटा ऊ है, इसमें बड़े वाला ऊ है, और इसमें स्वर जो है री है, इसमें जो स्वर है वो आपका आई है, इसमें ये वाला है, इसमें स्वर ये है, इसमें स्वर ये है, इसमें जो स्वर है वो ये है, और इसमें जो स्वर है वो ये है। इनमें आधा व्यंजन तो है ही। ये वाला जो व्यंजन है ना आधा कै, इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ये तो आधा व्यंजन है। तो व्यंजन पे जो मात्राएं आ रही है वो मात्राएं स्वर की है। व्यंजन पे जो मात्रा आ रही है, तो व्यंजन पे जो मात्राएं आ रही है तो वो किसकी है, मात्राएं वो स्वर की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ आपको कंडीशन बताई गई वो किसकी बताई, यदि आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर हो, आधा व्यंजन ये रहा यहाँ ने, और इससे पहले स्वर ए आ गया, इसकी मात्रा दो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या है, आधे व्यंजन, आधा व्यंजन तय है, इसमें है में स्वर है, तो इसकी एक मात्रा ना होके दो हो जाएगी। वो ये एक कंडीशन बता रहे हैं हम, ठीक है। आत्मा है, आधा व्यंजन, आधे व्यंजन से पहले स्वर है, इसकी मात्रा दो हो जाएगी। आधे व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई ज्यों है, क्योंकि इसमें से पहले कोई स्वर है ही नहीं, यहाँ इससे पहले भी कोई स्वर नहीं है, तो मात्रा ही नहीं होगी उसकी। मात्रा तो स्वर और व्यंजन ही, व्यंजन पे मात्रा लगाई जाती है स्वर की। तो अब मुद्दा ये है कि इसकी जो मात्रा होती है वो मात्रा एक होती है। इसकी मात्रा दो है, इसकी एक है, इसकी दो है, इसकी एक है, इसकी दो है, इसकी एक है, इसकी मात्रा दो है, इसकी मात्रा दो, इसकी दो, इसकी दो, ठीक है, इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा दो है। तो इनकी क्यों है, क्योंकि रूल है, नियम है, अनुस्वार की मात्रा दो होगी, विसर्ग की मात्रा दो होगी, और ये जो बने हैं ये सारे के सारे दो दो वर्णों से मिला के बनते हैं। ये ए और छोटा ई मिला के, ये ए और आई को मिला के, ए और ऊ को मिला के, ए और बड़े ऊ को मिला के, और ये ए
विसर्ग को मिला के ये ए, और ये ए अनुस्वार को मिला के ए विसर्ग को, इनकी मात्रा सबकी दो दो होगी। तो एक मात्रा वाले कौन से थे? एक मात्रा वाले जो आपके पास थे, जिनको हम मूल स्वर कह रहे हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। इन 4 को छोड़ के बाकी कुछ भी आ जाए सबकी मात्रा 2। तो इन 4 को छोड़ के कुछ भी आ जाए उन सब की मात्रा क्या है? उन सब की मात्रा 2 होगी। ये आपको ध्यान रखना, यही आपको यहां बताया गया। ए, ई, इन सब की मात्रा 1 है, तो इसकी भी मात्रा कितनी होगी? इसकी मात्रा 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, और इन सब की मात्रा क्या है? 2। इसकी भी 2, 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 इसकी भी 2। यदि आधे व्यंजन से पहले स्वर आ जाए, इसकी भी मात्रा 2। बात समझ में आई? तो ये थे आपको दिया गया मात्राओं का ज्ञान। अब लगाओ मात्रा। ठीक है, हमने मात्रा तो बता दी आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आपको मात्रा लगा के दिखाते हैं। चलो जी, यहाँ पे हमने लिया ये वाला, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसके बाद पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ मात्रा लगा के बतानी है कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, बस जितना सिखाए उतना सीखो, विद्वान मत बनो बेफालतू। जो बता रहे हैं वो तो समझ में आ नहीं रहा। सर जी ये कितने टाइप का होता है? यही तो दिक्कत है आपको। जितना बता रहे हैं वो आपका सिलेबस है, जितना बता रहे हैं उसमें से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे, वो तो सीखें। अपना ज्ञान देंगे बेफालतू। ठीक है, जब पेपर आपको देना है, तैयारी आप कर रहे हो, हम तो ले चुके हैं 6 बार नौकरी, 7वीं कर रहे हैं अभी, ये छोड़ के अभी चले जाएंगे फिर मार्च अप्रैल में 8वीं नौकरी में। ठीक है, तो यहाँ आप वो चीज सीखो जो आपको नहीं आती। जो आपको आती है वो अपने पास रखो। ठीक है, तो नुमाइश नहीं की जाती है, तो ध्यान रखना है। विद्या तो आप बांटने से बढ़ती है, लेकिन ज्ञान बांटने से नहीं बढ़ता है, ये ध्यान रखना। विद्या और ज्ञान दोनों में अंतर है, शिक्षा और ज्ञान में भी अंतर है। तो शिक्षा बांटने से बढ़ेगी, विद्या भी बांटने से बढ़ेगी, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ेगा। धन पैसे को, स्त्री को, ठीक है, और ज्ञान को नुमाइश नहीं करते हैं कभी। ठीक है, इनको संरक्षण देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। मात्रा लगाओ इसमें। ये तो मात्रा बता दी ना आपको, किसकी कितनी मात्रा होती है। यहाँ ये भी बता दी मात्राओं के बारे में। अब देखो यहाँ क्या है, इस रे में ए है, जब रे में ए है तो मात्रा 1 होगी। इसमें छोटा ई है तो मात्रा 1 होगी। व्यंजन की मात्रा नहीं होती, मात्रा स्वर की होती है, तो व्यंजन पे लगते हैं। रे में क्या है, यहाँ में ए है, 1 मात्रा होगी। इसमें भी क्या है, 1 मात्रा होगी। इसमें क्या है, यहाँ आ है, 2 मात्रा होगी। इसमें बड़ा ई है तो इसमें भी 2 मात्रा होगी। इसमें क्या है, यहाँ रा है, आ, तो इसकी मात्रा 2 है। इसमें छोटा ई है, इसकी मात्रा 1 है। इसमें यहाँ ये वाला ई है, मात्रा 2 है। इसमें यहाँ छोटा ई है, मात्रा 1 है। इसमें यहाँ ए, मात्रा 1 है। इसमें यहाँ आ है तो मात्रा 2। इसमें यहाँ ई है तो मात्रा 2। इसमें यहाँ से में ए, मात्रा 1। यहाँ भी इसमें ए, मात्रा 1। इसमें बड़ा ऊ, मात्रा 2। इसमें न में यहाँ पे ए है, मात्रा 1। आ गई मात्रा लगानी। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखो, अब मैं ये हटा लूं, अगर ये सीख लिए हो तो आपने, ये गायब कर देता हूं क्योंकि मुझे यहां मात्रा लगानी है।
जिसकी समझ में अभी भी नहीं आया वो यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है, आ है, मात्रा 2 होगी। यहाँ ई है, इसमें मात्रा 2 है। यहाँ गे में ए है, मात्रा 1 है। यहाँ इसमें आई है, मात्रा 2 है। न में ए मात्रा, ये बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा 2। यहाँ पर बे में ए है, मात्रा 1। यहाँ पे ये आई है, मात्रा 2। यहाँ पे ये वाला औ है, मात्रा 2। यहाँ पे बड़ा ई, मात्रा 2। यहाँ पर आ है, मात्रा 2। यहाँ पे छोटा ऊ है, मात्रा 1। ए में भी यहाँ क्या है, से में ए, मात्रा 1 है। यहाँ बड़ा ऊ है, ये वाला बड़ा ऊ है, मात्रा 2। और यहाँ न में जो ये ए है, यहाँ मात्रा 1 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। अब जब इस तरह से आपको मात्रा लगानी आ गई तो आपने 2 चीज सीख ली। एक तो आप इसमें गण बता दोगे, कौन कौन सा गण है। 3 वर्णों का जो समूह है वो गण कहलाता है। जैसे राखिए हैं, उभरे हैं, मानुष है, ये 3 गण हो गए। ठीक है। हाँ, मेरी सारी क्लास रिकॉर्डिंग ही होती है, मैं लाइव तो कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 3 वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, गण कहलाता है। 1 2 3, 1 2 3, ये भी 3 वर्णों का समूह है, ये भी गण कहलाएगा। ये भी 3 वर्णों का समूह है, ये भी गण कहलाएगा। अब ये कौन सा होगा, रगण होगा, मगण होगा, तगण होगा, जगण होगा, भगण होगा या सगण होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कल वाली क्लास में। यहाँ आज हम एक अलग तरह के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, 1 2 3 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 10 1 11 और 2 13। यहां लगा हुआ है यति। यहां क्या लगा हुआ है, यति लगा हुआ है। तो जहां पर एक यति आ जाए या जहां पर एक विराम आ जाए, अल्प विराम को यति कह रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां एक चरण समाप्त हो जाता है। तो ये यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक एक चरण है, यहां से लेके यहां तक दूसरा चरण है, और यहां से लेके यहां तक ये तीसरा चरण है, यहां से लेके यहां तक ये चौथा चरण है। तो इसमें 4 चरण हो गए। छंद के चौथे हिस्से को हम चरण कह रहे हैं। तो अगर पहले चरण में 13 मात्रा है तो वो 13 मात्रा वाला जो है सोरठा छंद कहलाता है। क्या कहलाता है, सोरठा छंद कहलाता है। तो इसमें कौन सा छंद हुआ, इसमें सोरठा छंद हुआ। क्यों, क्योंकि अभी मुझे आपको यही बताना था मात्रा सिखाने के बाद कि जो मात्रिक छंद होते हैं, जो मात्रिक छंद होते हैं वो ये वाले होते हैं। मात्रिक छंद। इसके बाद प्रथम चरण में, प्रथम चरण में, प्रथम चरण में मात्रा। तो मात्रिक छंद और प्रथम चरण में मात्रा। तो मात्रिक छंदों में जहां मात्रा के आधार पे हम छंद की पहचान करते हैं तो मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो एक मात्रिक छंद होता है हमारा सोरठा। क्या होगा, एक मात्रिक छंद सोरठा छंद। दूसरा एक होता है हमारा बरवे छंद। तीसरा एक होता है दोहा छंद। एक होता है चौपाई छंद। एक होता है रोला छंद। एक होता है गीति का छंद। एक होता है हरि गीति का छंद, हरि गीति का छंद। और एक होता है उल्लाला छंद। कौन सा छंद, उल्लाला छंद। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, सोरठा छंद के प्रथम चरण में 11 मात्रा होती। बरवे के पहले चरण में 12 मात्रा होती है। 12 मात्रा वाला बरवे कहलाता। इसके बाद दोहा के पहले चरण में 13 मात्रा होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में
16 मात्रा होती है और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। कितनी होती है? 26 मात्रा होती है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 28 मात्रा। और जो उल्लाला छंद है वो भी 28 मात्रा वाला होता है। वो अंतर बताएंगे दोनों में क्या है एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में कौन सा करा रहा हूं? जिसके प्रथम चरण में 11 मात्रा हो, कौन सा छंद है? सोरठा। 12 मात्रा वाला बरवे, 13 मात्रा दोहा, 16 चौपाई, 24 रोला, 26 गीतिका, 28 जहां 16 और 12 मिलके 28 हो वो उल्लाला है, जहां 15 और 13 हो तो वो हरि गीतिका है। तो 28 मात्रा वाले कौन से होते हैं? हरि गीतिका और उल्लाला छंद। इनको दे के इनको पूछ लेगा, इनको दे के इनको पूछ लेगा। हिंदी के अंदर हम ये मात्रिक छंदों का प्रयोग करते हैं। तो मात्रिक छंद कौन से हैं? जहां हम लघु और गुरु की मात्रा के आधार पे छंद की पहचान करें, वो मात्रिक छंद है। जैसे हमने यहाँ लघु और गुरु की मात्रा लगाई, इसमें यहाँ 13 मात्रा निकल के आई पहले चरण में। तो जब पहले चरण में 13 मात्रा है तो कितने हैं इसमें? 11 की 13। तो 13 है तो दोहा कहलाएगा। तो फिर ये सोरठा नहीं होगा। कितनी मात्रा थी? 2, 4, 4 और 4 8। अरे ये क्या हो गया? 4 4 8 8 2 10 13। 13 मात्रा वाला हुआ तो ये क्या कहलाया? दोहा छंद कहलाया। तो ये क्या है? दोहा छंद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो सोरठा में 11 है, मैं सीक्वेंस में लिखा हूं इसी वजह से। और 12 मात्रा बरवे में, 13 मात्रा दोहा में है, 16 मात्रा चौपाई में, 24 मात्रा किसमें है? रोला में है। इसके बाद 2 और छंद होते हैं हमारे, वो कहलाते हैं हमारे संयुक्त छंद। वो क्या कहलाएंगे हमारे? वो संयुक्त छंद कहलाएंगे। कौन से छंद कहलाएंगे? संयुक्त छंद। कितने होते हैं? 2 हैं वो इसी का ही पार्ट। तो यहां संयुक्त छंद में 9वां छंद आ गया हमारा। एक आ गया कुंडलिया। कौन सा आ गया हमारा? कुंडलिया छंद आ गया। ठीक है, कुंडलिया जो छंद है वो 6 चरणों वाला छंद होता है। कितने चरण होते हैं इसमें? 6 चरण होते हैं। तो कुंडलिया जो बनता है वो दोहा और रोला को मिला के बनता है, इसी वजह से संयुक्त छंद कहलाया। इसके बाद में एक छंद होता है हमारा यहाँ पे 10वां छंद, उसको बोलते हैं हम छप्पे छंद। कौन सा छंद? छप्पे छंद। ये जो छप्पे छंद है ये भी 6 चरण वाला होता है। इनके सब के 4 चरण होते हैं और ये क्या होते हैं? ये 6 चरण वाला छंद होता है। छप्पे जो छंद बनता है दोस्तों वो रोला और उल्लाला को मिला के बनता है। किसको मिला के बनता है? रोला और उल्लाला को मिला के बनता है। इसी वजह से ये संयुक्त छंद कहलाता है। तो जो 2 छंदों से मिलके बने वो संयुक्त छंद कहलाया। मात्रिक छंद में हमें ये 10 छंद पढ़ने हैं। 8 आपके ये हो गए और 2 आपके ये हो गए कुंडलिया और छप्पे। तो ये छप्पे और कुंडलिये का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये विषम मात्रिक छंदों के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्रा होती है। दूसरा ये 2-2 छंदों से मिलकर बने। किससे मिलके बने? ये भी 2 छंदों से मिलके बने हैं और ये भी 2 छंदों से मिलके बने हैं, रोला और उल्लाला। और 6 चरण होते हैं, ये आपको ध्यान। तो 6 चरण वाला छंद संयुक्त छंद अर्थात कुंडलिया और छप्पे, ये आपसे पूछा जाएगा। अब दूसरा मुद्दा ये होता है कि जो आपने ये पढ़ा कि ये यति क्या है, ये जो आपने पढ़ा यहाँ यति गति ये सब क्या है? आराम विश्राम ठहराव को हम यति कहते हैं। तो हमने ठहराव कहाँ लिया? ये देखो, तो हमने ठहराव लिया यहाँ पर। ठहराव कहाँ लिया हमने? राखिए में लिया, ये वाला रहीमन पानी राखिए। तो इसको हम यति कह रहे हैं। और यति से पहले हमेशा गति होती है। तो जहां हम ठहराव लेंगे वहां स्पीड को या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो जो राखिए को लंबा खींच रहे हैं इसी को गति कहते हैं। और ये जो अल्प विराम लगा ये यति कहलाता है। जहां समान मात्रा समान वर्ण हो, समान मात्रा क्या है? यहाँ बड़े ऊ की है। और समान वर्ण क्या है? यहाँ पर इसमें भी ये ने है और इसमें भी ने है। तो ये सून और चून तुक है। और विराम कहाँ है? जो ये 2 लाइन आपने खींची है और एक ये विराम है। तो इसमें यति तो है यहाँ पर।
राख ये के अंदर क्या है, आपकी गति है। सून और चून में तुक है, और ये क्या कहलाए, आपके विराम। ये लगाई हमने मात्रा, और मात्रा लगा के बताया कि ये मात्रिक छंद है, और मात्रिक में भी ये दोहा छंद है। क्यों? क्योंकि ये 13 मात्रा वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसमें यति कहाँ है, यहाँ पर रही पानी गए न उभरे, तो उभरे के बाद में हमने ठहराव ले लिया, उसी ठहराव को यति कह रहे। और ये जो उभरे को लंबा खींच रहे हैं, ये गति कहलाता है। 13 13 13 सुरूर, तो सुरूर को जो लंबा खींच रहे हैं उसी को तो गति कह रहे हैं। तो ये क्या है, गति। ये क्या है, यति। यहाँ पे क्या है, सून चून तुक, और ये क्या है आपका विराम। यही आपको बताया गया है कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये जो यति है आराम विश्राम ठहराव को कह रहे हैं। गति वर्णों का उतार चढ़ाव कह रहे हैं। धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन 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 धड़कन, ये सब गति कहलाती है। तुक जहाँ समान मात्रा समान वर्ण हो, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये पाए और बताए क्या है, तुक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो रानी और पानी क्या है, ये तुक है। तो ये समान मात्रा समान वर्ण। समान मात्रा कौन सी, ये वाली आ की, ठीक है। इसमें क्या है, आ की। समान वर्ण कौन से, ये। यहाँ पे समान मात्रा कौन सी, आ की। समान वर्ण कौन से, न। तो समान मात्रा समान वर्ण की जहां आवर्ती होगी वो तुक बनाएगा। तो विराम किसे कहते हैं, पूर्ण विराम को, जहां 1 या 2 डंडे खींचे हैं। मात्रा है उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा। ये 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु है। तो लघु और गुरु मात्रा आपको बता दी गई है। फिर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है कि कैसे व्यंजन पे लगाते हैं, और फिर इन्हीं मात्राओं के आधार पे आपको छंद की पहचान बताई। अगर पहले चरण में प्यारे दोस्तों मात्रा 11 आती है तो सोरठा होगा, 12 मात्रा वाला बरवे। पहले चरण में 13 मात्रा है तो दोहा, 16 मात्रा चौपाई, 24 है तो रोला, 26 है गीतिका, 28 है हरि गीतिका, 28 है तो उल्लाला। कुंडलिया छंद 6 चरणों वाला होता है। तो 6 चरण में 2 चरण इसके और 4 चरण यहाँ रोला के। यहाँ 4 चरण रोला के, 2 चरण उल्लाला के, तो ये बन जाते हैं संयुक्त छंद। आपसे पूछेगा कुंडलिया कौन से 2 छंदों से मिलके बना है, तो आप कहोगे दोहा और रोला से। रोला और उल्लाला से मिलके कौन सा छंद बना है, आप कहोगे छप्पे छंद। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आपकी एक क्लास और होगी छंद की, तब जाके टॉपिक पूरा होगा, जिसमें हम हर छंद के भेद की आपको एग्जाम्पल देंगे, और फिर उन पे मात्रा आपसे लगवा के पूछेंगे कि किस एग्जाम्पल में कौन सा छंद है। कल सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे छंद की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। यूट्यूब पर हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर 50 क्वेश्चन छंद के प्रैक्टिस करेंगे। वो क्लास भी अटेंड करनी है 11 बजे आपकी। बाकी छंद का बचा हुआ सारा सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। सभी दोस्तों